गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से लगन से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सेल यानी कोशिका के बारे में जानकारी दे दी है। फिर जो कोशिका का ग्रुप होता है जिसे ऊतक कहते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। उससे पहले एक जो फ्लो चार्ट बनाया था हमने वो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या कहा था दोस्तों कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो हमारी जीव या कोई भी जीव होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है वो जान लीजिए। जो एटम होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट से बने होते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में क्या क्या आ जाएंगे? पहला होता है अमीनो एसिड, फैटी एसिड और क्या होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। जब ये बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मिलते हैं एक दूसरे से तो बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। जो अमीनो एसिड होता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करता है। बहुत सारे फैटी एसिड जुड़ते हैं तो फैट का निर्माण करता है। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़कर आपस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। ये सबसे पहला लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा था उसी में बताते हैं स्ट्रक्चर। तो मेरे बताने का उद्देश्य मात्र ये है कि कहां तक आपने तैयारी या पढ़ाई कर ली है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स असेंबली बनाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल असेंबली, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जब जब डीएनए डीएनए प्लस प्रोटीन मिलेगा तो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। और प्लस आरएनए, और इसके साथ जब प्रोटीन मिल जाता है तो ये क्या बनाएगा? राइबोसोम। ठीक है, अब मैक्रोमोलिक्यूल असेंबली बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो एक सेल का निर्माण कर देते हैं, यानी कोशिका का निर्माण कर देंगे। और कोशिका के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। कैसे? कोशिका के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाते हैं? कोशिका के अंदर। यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लाइफ का। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब टिश्यू के बारे में भी हमने जानकारी दे दी है, यानी ऊतक के बारे में भी जानकारी दे दी है। यदि जो स्टूडेंट मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे भी विजिट करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। टिश्यू दोस्तों मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनके बारे में ब्रीफ में हमने पिछले लेक्चर में सारे चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ने वाले हैं। अंग में आपका सेंसरी ऑर्गन आ जाता है, यानी ज्ञान इंद्रियां आ जाती हैं। फिर इसके बाद सारे इंटरनल अंग आ जाते हैं, जैसे लंग, किडनी या फिर हार्ट। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ऑर्गन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सारे चीजों को आज हम देखेंगे। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं क्या? ज्ञान इंद्रियों के बारे में, यानी सेंसरी ऑर्गन के बारे में। इन सारे को मिटा दूं? चलिए इन सारी चीजों को मिटा देता हूं। दोस्तों जो आउटलाइन था वो आउटलाइन मैंने क्लियर करवा दिया है। कहां तक हम पहुंचे हैं और हमें कहां पहुंचना है ये भी हमने डिसाइड कर दिया है। ऑर्गन के बाद जानेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में,
और ऑर्गन सिस्टम के बारे में फुल बॉडी का एनाटॉमी कर देंगे और फिजियोलॉजी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से ये जो चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं सेंसरी ऑर्गन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमारे ज्ञान को अर्जित करने में जो हमारी अंग हमारी सहायता करते हैं वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों ज्ञानेंद्रियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय होती है आंख, जिसको इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, क्योंकि यह दूर से, इसकी जो क्षमता होती है बहुत दूर से देख करके ये सेंस कर पाती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है या दुश्मन है। जो खाना रखा हुआ है उनके सामने वो खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, या जो व्यक्ति सामने वाला है वो हमें प्यार से बात कर रहा है या फिर गुस्से से बात कर रहा है। ये सारी चीजों को सेंस करने की जो क्षमता होती है वह हमारे आंखों में होती है। आंख को 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सटर्नल भाग और इंटरनल भाग। जो एक्सटर्नल भाग होता है वो हमारे सामने जो दिख रहा है, आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि जो मेरा आंख है वो 2 भागों में बटा है। एक तो पहला है काला वाला भाग और एक होता है सफेद वाला भाग। लेकिन दोस्तों जो आंख मेरा आपके सामने दिखाई दे रहा है वह आंख का पूरा भाग नहीं है। मैं अभी डायग्राम की सहायता से आपको पूरे भाग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आई, आंख। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं एक। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ध्यान देना दोस्तों, ये रहा आंख का एक रफ डायग्राम। इसके सहायता से हम जानेंगे कि आंख में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और किस हिसाब से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आंख का इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंग है। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो ऊपर वाला लेयर है इसका क्या नाम है। ये ऊपर वाला जो लेयर है दोस्तों इसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। अब एक एक करके इसका फंक्शन भी जानते जाएंगे। कॉर्निया जो होता है दोस्तों यह एक टेम्पर ग्लास की तरह काम करता है। जैसे हम मोबाइलों के स्क्रीन पे टेम्पर ग्लास लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक परत रहती है एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड पदार्थ की, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पाई जाती है? आंख के सबसे ऊपरी वाली सतह पर पाई जाती है, जो कि दिखती नहीं है लेकिन एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, एक झिल्ली की तरह होती है। जब भी आंख का डोनेट करते हैं किसी पेशेंट को तो वह इसी का दान किया जाता है, इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। उसी टेम्पर ग्लास को निकाल करके उस पेशेंट को लगा देते हैं। फिर इसके बाद ये काला वाला हिस्सा दिखाई देगा। मेरे आंखों में जो काला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं आइरिश। आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? जैसे ही लाइट बहुत अधिक मात्रा में होती है हमारी जो आइरिस होती है वो छोटी हो जाती है। ऐसे कर लेते हैं, इसने लाइट किसने जला दिया? ऐसे मतलब कि हमारी जो आइरिस होती है क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है।
और जब अंधेरा हो जाता है तो हमारी आइरिस क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ऐसे देखते हैं, अरे मैंने अभी चश्मा रखा था, वो चश्मा कहाँ गया, या फिर मेरा मोबाइल फोन कहाँ गया, ऐसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि अंधेरे में दिखाई न देने की वजह से हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रकाश आंखों में जा पाए ताकि हम चीजों को देख पाए। तो उस समय आइरिस क्या होती है, फैलती है और चीजों को देखने की कोशिश करती है। तो वो लाइट सेंसिटिव होता है, कौन, आइरिस। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल आप देखा होगा आपने, जब सर्दियों के मौसम में जब छत पे धूप लेने जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं पहले समझ नहीं पाता कि ऐसा होता क्यों है, या फिर ये सिर्फ मेरे ही साथ होता है क्या, लेकिन एक्चुअल में ये सभी के साथ होता है। जो आइरिस होता है, ये आइरिस जो होता है, यह आंखों का कलर निर्धारित करने का भी काम करता है। जो कलर होते हैं आंखों के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लैक, जो इस वक्त मेरा है। कुछ आंखें होती हैं ब्लू, जो एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, अरे अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी आंखें थोड़ी नीली कलर की है। जो ठंडे प्रदेशों में जितने भी लोग होते हैं लगभग उनका आंखें नीली ही होती है। ये टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। और किसी की आंख भूरी भी होती है। मेरा एक दोस्त है, उसकी भी आंख भूरी है। तो वह किसकी वजह से है, इसी आइरिस की वजह से कलर का निर्धारित होता है आंखों का। ठीक है, तो आइरिस के बारे में आपने जान लिया। इसी के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं प्यूपिल। जब ये क्या कहते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, यह इसकी साइज जो बड़ी होती है, छोटी होती है। जब आइरिस बड़ा होता है तो इसकी साइज छोटी हो जाती है, जब आइरिस छोटा होता है तो इसकी यह साइज बड़ी हो जाती है। तो यह इसी के अंदर से क्या होता है, प्रकाश, लाइट एंटर होता है हमारे आंखों के अंदर। प्रकाश कहां से एंटर होता है, प्यूपिल से एंटर होता है, यानी प्रवेश करता है। मान लेते हैं ये लाइट है, ठीक है, लाइट अंदर जाता है और इस पार्ट से चला टकराता है। ये पार्ट क्या है, लेंस है, आंखों का क्या है, लेंस है। लेंस क्या करता है दोस्तों, इस लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, हमारे रेटिना पे रिफ्लेक्ट करता है, यानी उस इमेज को रेटिना पे बनाने में मदद करता है। लेंस की बात करें तो यह उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग होता है हमारे आंखों में। यदि मेगापिक्सल की बात करें तो इसका मेगापिक्सल 540 मेगापिक्सल का होता है। कितना मेगापिक्सल, 540। अब आप सोच सकते हैं कि कितना क्लियर इमेज बनाता है हमारी आंखें। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो लेंस के बारे में आपने जान लिया। लेंस जो होता है यह एक विशेष प्रकार के मसल्स यानी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। इस मांसपेशी का नाम होता है सिलियरी मसल्स। क्या नाम है, सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मसल्स की खासियत ये होती है दोस्तों कि जब हमें दूर की चीजें देखनी होती है तो ये लेंस को क्या कर देता है, पतला कर देता है। पतला कैसे करेगा, ये छोटी हो जाएगी और इस लेंस को क्या कर देगा, पतला कर देगा। और जब पास की चीजों को देखना होगा तो ये बड़ी हो जाएगी और लेंस को क्या कर देगा, मोटा कर देगा। जब ये लेंस मोटा हो जाएगा तो इसका जो इमेज होता है आसानी से रेटिना पे बन जाएगा, हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों लेंस का काम। अब रेटिना का काम होता है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वह बिल्कुल ही साफ तरीके से बनता है। और इसी के पीछे ऑप्टिक्स नर्व लगे होते हैं। ऑप्टिक्स नर्व में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं। एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। कोन सेल किस आकार का होता है, कोन शेप में होता है, ऐसे 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। बात कर लेते हैं रॉड सेल की। तो रॉड सेल दोस्तों रात में देखने में सहायता प्रदान करता है। जिसके अंदर रॉड सेल अधिक मात्रा में पाया जाता है वह रात में बहुत ही अच्छे से देख पाता है। अब आप बताइए कि किस जानवर में रॉड सेल अधिक मात्रा में पाया जाता है जो रात में भी देखता है। बिल्कुल सही, उल्लू का नाम लिया आपने। कौन कौन उल्लू का नाम लिया,
ठीक है। तो उल्लू में रॉड सेल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी वजह से उल्लू रात में भी देख पाते हैं बिल्कुल क्लियर। हमारे अंदर रॉड सेल की कमी पाई जाती है, इस वजह से रात में हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता। अब बात करते हैं कौन सेल की। कौन सेल एक ऐसा सेल होता है जो जिम्मेदार होता है कलर को आइडेंटिफाई करने, यानी कलर में भी भेद करने या कलरफुल इमेज बनाने में। ठीक है। तो कौन सेल जो होता है वह कलर को डिफाइन करता है, और जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वह रेड कलर और ग्रीन कलर इन दोनों में विभेद यानी पहचान नहीं कर पाता है कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। इसी वजह से जो रेलवे का जॉब होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस जो एक रोग होता है वह उसमें कौन सेल की कमी हो जाती है, वो डिफाइन नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन में। तो उस प्रकार के पेशेंट को भर्ती नहीं करा जाता है। यदि उस प्रकार के पेशेंट को भर्ती कर लिया जाएगा रेलवे के द्वारा तो वो ब्लंडर कर देगा, जहां ग्रीन देखेगा वहां पे रुक जाएगा और जहां रेड देखेगा वहां पे ट्रेन को भगा देगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, ये जो शेप होता है राउंड शेप, वह दो प्रकार के विशेष लिक्विड की वजह से होता है। दो विशेष लिक्विड होते हैं, ठीक है, इधर और इधर। इधर का जो लिक्विड होता है जो लेंस और आइरिस के बीच में मौजूद होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और इधर वाला जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों। तो ये रहा आंख का एक रफ डायग्राम, और एक एक भाग का क्या क्या फंक्शन होता है वो आपने जान लिया। यदि जिसको भी इसमें डाउट है वो वीडियो को फिर से बैक करके इस सारी चीजों को देख ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आज मैं आपको जो ये सिस्टम है क्या सेंसरी ऑर्गन का, वो सारे सेंसरी ऑर्गन को हम खत्म करने वाले हैं। आंख के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं कान के बारे में। ईयर, कान जो होता है, कान जो होता है यह भी हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक सेंस ऑर्गन है। दिखाई दे रहा होगा, ये तो मैं दिखा सकता हूं। जो सेंस ऑर्गन है वो सारी चीजों को मैं दिखा सकता हूं आपको, जो सेंस ऑर्गन नहीं है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया ईयर यानी कान। जो कान की क्षमता होती है वह आंख से थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि आंख को हम बहुत दूर से देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर यदि चीज है या दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज हम सुन नहीं पाएंगे। सुनने के लिए उन्हें थोड़ी पास आना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कान लगा के दूसरों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं जो बहुत बहुत धीरे आवाज में आती है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको। तो कान जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है आंख से थोड़ी कम होती है। यह बिना टच करे इन सारे चीजों को हम सुन सकते हैं। यदि आंख नहीं भी है या आंख बंद है किसी व्यक्ति की तो सुन लेगा। यदि कौवा बोलेगा तो हाँ कह देगा कि ये कौवे की आवाज है। शेर दहाड़ेगा तो बता देगा कि ये शेर की आवाज है। या फिर म्यूजिक चलेगी तो गाना किसका बज रहा है, वो गाना सोनू निगम का है, अलका याग्निक का है या मनोज तिवारी का है, वो भी बता सकता है। सुन करके व्यक्ति की इमेज अपने आगे देख सकता है व्यक्ति। तो यह भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आप अपना आंख बंद भी कर लेते हैं तो मेरी आवाज से मेरा इमेज जो है, मेरा प्रतिबिंब आपके सामने चलता रहेगा। और मैं जो बता रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, जो सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों का, वह भी आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है जिसका क्षमता आंख से थोड़ी कम होती है। यह सुनने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। अब हम जान लेते हैं कान के इंटरनल भाग के बारे में। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है डायग्राम। ध्यान देना।
दोस्तों ये रहा कान का यानी ईयर का एक्सटर्नल और इंटरनल भाग। कौन सा भाग एक्सटर्नल है और कौन सा भाग इंटरनल है ये भी जान लेते हैं। यहां से जो इधर का भाग है वह क्या है, एक्सटर्नल, यानी बाहर की तरफ निकला है, दिखाई देता है, और ये भाग क्या है, इंटरनल है। ठीक है, अब हम इन सारे चीजों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये जो ऊपर वाला जो एक्सटर्नल भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। यह मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, ऊपर का हेक्सिला और नीचे का लेबुला। क्या बोलते हैं, हेक्सिला, और इसको बोलते हैं लेबुला। ठीक है, जो हेक्सिला भाग है वह भी बहुत सारे इसमें कट्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन करते हैं किसका, साउंड का। और नीचे वाला जो भाग है लेबुला, काफी औरतें क्या करती हैं, इसमें झुमका भी पहनती हैं। ठीक है, अब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झुमके आ गए हैं मार्केट में। एक तो बहुत बड़ा झुमका मैंने देखा, जो कान है उससे बड़ा झुमका, इतना बड़ा था। हम कहे वाह भाई वाह। अब कैसे लेबुला इस सारे झुमके का वजन झेल लेता है, ये तो लेबुला को ही पता होगा। ठीक है, बशर्ते हम कहा थे, जो एक्सटर्नल भाग है वह दो भागों में बटा होता है, पहला होता है हेक्सिला और दूसरा होता है लेबुला। जब साउंड इससे टकराता है, यानी पिन्ना से टकराता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आता है, मान लेते हैं हमारा जो हाथ है वो एक प्रकार का साउंड है। ठीक है, साउंड आया, जैसे कोई बोल दिया कि वीरेंद्र, ठीक है, तो वीरेंद्र की आवाज मेरे कानों में ऐसे आई और टकरा करके ऐसे क्या हो, कन्वर्ज हो गई, यानी इकट्ठा हो गई, और कहाँ आ गई, हमारे ईयर ड्रम पे आ गई। तो दोस्तों ईयर ड्रम आने से पहले एक कैनाल से, एक सुरंग से होकर गुजरती है, जिसे बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल एक ऐसा रास्ता होता है जो कि साइड से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। वो क्या करता है, धूल कण जो आते हैं उनको क्या कर लेता है, अपने में चिपका लेता है, और कान की गंदगी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ दिनों के बाद जब हम उसे निकालते हैं तो निकल भी जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है, ईयर कैनाल में पाया जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, साउंड जब अंदर जाता है तो एक विशेष प्रकार के मशीन तो नहीं कह सकते, कि विशेष प्रकार से भाग से टकराता है, जिसका नाम है ईयर ड्रम। क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम टकराता है साउंड, तो इसमें वाइब्रेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, कंपन आ जाता है। और कंपन जब आ जाता है तो कंपन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और यहाँ पे मुख्य रूप से तीन हड्डियां पाई जाती हैं, जिसको MIS बोलते हैं। अब MIS का फुल फॉर्म मैं समझाऊंगा जब मैं बताऊंगा। M से होता है मैलस, I से हो जाता है इनकस, और S से हो जाएगा स्टेपीज। ठीक है, तो जो स्टेपीज होता है दोस्तों, बोन, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज है। और जो स्टेपीज कान की हड्डी होती है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। तो ये तीनों हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, कान में पाई जाती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। ये क्या करती है, इस वाइब्रेशन को इस भाग में पहुंचाने का काम करती है, और इस भाग में रोमे टाइप का संरचना पाया जाता है, जो कि एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता है साउंड को, और इस भाग का नाम है कोक्लिया। क्या नाम है, कोक्लिया। कोक्लिया क्या करता है, इस वाइब्रेशन को एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता है और माइंड को भेज देता है, और माइंड समझ जाता है कि वह किसका नाम पुकारा जा रहा है, वीरेंद्र का नाम पुकारा जा रहा है। तो इस जो जिस माध्यम से ये भेजता है ब्रेन को, इसे बोलते हैं नर्व्स फाइबर। क्या बोलते हैं, नर्व्स फाइबर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कान का यानी ईयर का इंटरनल और एक्सटर्नल भाग। इसका फंक्शन क्या होता है और कौन से भाग का क्या काम होता है, ये सारी चीजें आपने जान लिया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अब अगले सेंसरी ऑर्गन के बारे में जानने के लिए। अगला सेंसरी ऑर्गन क्या है बताइए, किसके बारे में जानना चाहेंगे। 5 ही तो हैं, जिसमें से 2 हो गया, आंख हो गया, कान हो गया। अब जान लेते हैं दोस्तों नाक के बारे में, नोज के बारे में। आज सेंसरी ऑर्गन का जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं नोज।
NOSE, नोज मतलब नाक। सबसे पहले हम एक फिगर बना के, दोस्तों ध्यान देना, जैसे आंख होता है, जैसे कान होता है, वैसे नाक भी होता है। आपको लग रहा है सर क्या मजाक कर रहे हैं? मेरे कहने का सेंस ये है दोस्तों कि जैसे दूर से हम सेंस कर लेते हैं आंखों की मदद से, दूर से ही सेंस कर लेते हैं हम कान की मदद से, वैसे दूर से सेंस कर लेते हैं किसको? नाक के वजह से। जैसे आंख को हम दूर से ही देख के बता देंगे, कान से हम दूर से ही सुन के बता देंगे, टच नहीं करना है, और नाक को भी दूर से ही हम सुन के बता देंगे कि यह सुगंधित है या दुर्गंध है। हालांकि इसकी कैपेसिटी कान से थोड़ी कम होती है, क्योंकि कान थोड़ी दूर की चीजों को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जबकि नाक से सूंघने के लिए हमें चीजों को करीब लाना पड़ता है। गुलाब को करीब लाएंगे, खाना को करीब लाएंगे, तब हम बता देंगे कि यह खाना स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है, या सड़ा हुआ है, या फिर दुर्गंध है, या फिर सुगंध है। क्लियर हो गया? नाक हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञानेंद्री है, जो हमारे ज्ञान को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, यदि हम डायग्राम की सहायता समझे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसी नाक है। नाक अच्छी है? बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या सर बना दिया, ये कैसी नाक है। नाक बना रहा हूं दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब दिखाई दिया? अब समझ में आया नाक? ठीक है, अब समझ में आ गया तो सर। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान देना, मैं नाक इसलिए बना के दिखाया हूं कि ताकि आपको पता चल जाए कि नाक एक्चुअल में होता कहाँ है। दोस्तों अब नाक के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ पे प्लेट में, या फिर प्लेट को न ले लो, यहाँ पे, हाँ प्लेट में ले लो, कुछ खाना रखा हुआ है, और खाना से क्या निकल रहा है? खुशबू निकल रहा है। ठीक है, और जब खाने की खुशबू नाकों में प्रवेश करती है तो इसके साथ एयर भी प्रवेश करेगा, इसके बाद डस्ट भी क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। तो नाक के अंदर डस्ट को फिल्टर करने के लिए कुछ हेयर पाए जाते हैं। इस हेयर को बोलेंगे नोजल हेयर। ठीक है, और आगे और जाएंगे तो म्यूकस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस, यानी चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ जब डस्ट अंदर आता है, पहले तो जो बड़े वाले डस्ट होते हैं यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, और छींक के माध्यम से उनको बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं जो नोजल हेयर को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं इस म्यूकस से चिपक जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी म्यूकस एक प्रकार से क्या करता है? डस्ट को अपने अंदर चिपका लेता है। क्या करता है? चिपका लेता है, और चिपका लिया और कुछ दिनों के बाद वो नकट्टी, नकट्टी कुछ लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, नकटी के फॉर्म में उसको, यानी डस्ट का एक बंडल तैयार कर देता है जिसे नकटी बोलते हैं। और कैसे कुछ लोग होते हैं नाक में उंगली डाल करके ऐसे करके उस चीज को निकाल देते हैं। ठीक है, अब आगे जब नोजल कैविटी खोलती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? दो भागों में। ऊपर वाला भाग जो होता है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ओलिफैक्टरी रीजन। यहाँ पे कुछ लोब पाए जाते हैं, कुछ लोब, जिसे ओल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। वो लोब क्या करता है? यहाँ पे जो सुगंध या दुर्गंध आता है उसको सेंस करके कहाँ भेज देता है? ब्रेन में भेज देता है। तो ब्रेन इसको समझ जाता है कि यह सुगंध है या दुर्गंध है। दूसरा रीजन होता है रेस्पिरेटरी रीजन। ये वाला जो रीजन होता है रेस्पिरेटरी रीजन होता है। रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है? यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ हवा अंदर होती है। कहाँ? हमारे ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों नाक का कुछ भाग जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार फिर से समझ लीजिए, नाक के अंदर कुछ नोजल हेयर पाए जाते हैं जो कि बड़े पार्टिकल को रोक देते हैं।
फिर इसके बाद म्यूकस पाया जाता है जो कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक देता है। फिर इसके बाद दो रीजन होते हैं, एक ओलिफैक्टरी रीजन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन। ओलिफैक्टरी रीजन में जब हवा या सुगंध या दुर्गंध जाता है तो वह सेंस करके ब्रेन को भेज दिया जाता है, बताता है ब्रेन की यह सुगंध है या दुर्गंध है। जैसे ही वो दुर्गंध का नाम लेता है, हमारे हाथ जो होते हैं उसको दूर कर देते हैं, और जैसे ही सुगंध का नाम लेता है हमारा ब्रेन, वैसे ही ये चीजें और पास आ जाती है और हम अच्छे से उस चीज का सुगंध लेने लगते हैं, जैसे गुलाब, पुलाव या फिर खाने वाली चीज की जो सुगंध होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा नाक यानी नोज के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसको मिटा देता हूं। 3 ज्ञान इंद्रियां आपको बता दिया मैंने, बची है 2। कितनी बची है? 2। उसको भी जान लेते हैं। अब कौन सा है दोस्तों? अब अगली है जीभ। अगली ज्ञानेंद्रिय क्या है? जीभ है, जिसे इंग्लिश में टंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, टंग जो होता है वह स्पर्श करके हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है। स्पर्श यानी जब हम कोई चीज जीभ पे रखेंगे तभी वो टेस्ट बता पाएगा। मान लेते हैं कोई चीज है, प्लास्टिक की है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, ठीक है, तो उसको जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो ये ज्ञान इंद्रिय जो होती है, जो जिसे हम जीभ कहते हैं, वह टेस्ट करके यानी टच करके हम उसका अनुभूति कर पाते हैं। और जीभ जो होता है, मान लेते हैं ये जीभ है एक, ये जीभ जो होता है उस पे ऐसी कुछ उभरी हुई संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसी उभरी हुई जीभ के ऊपर संरचना पाई जाती है। जब आप जानवर को देखेंगे उसमें थोड़ी बड़ी होती है, आपको दिखाई देगी, क्योंकि उसकी जीभ बड़ी होगी आपके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये जो उभरी हुई संरचना होती है इसको बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं? पैपिला। दोस्तों इसी को टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। और ये क्या करता है, तो ये माइंड को सिग्नल भेजता है कि यह जो खाना यह व्यक्ति खा रहा है या इंसान खा रहा है वो टेस्टी है या नहीं है, काफी दिन का है या ताजा ताजा है, गर्म है कि ठंडा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। ये सारी चीजों ज्ञान कौन कराता है? यही टेस्ट बर्ड कराते हैं। ठीक है, और टेस्ट बर्ड की बात करें तो यह 4 क्षेत्रों में बटा होता है। कितने एरियो में बटा होता है? 4। हम उन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों स्पेलिंग में यदि मिस्टेक होता है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं 4 जीभ बना लेते हैं। जीभ कुछ विशेष प्रकार की नहीं रहेगी, समझने के लिए है बस। काफी बेकार नहीं बन गई यार? यार बोलो यार, 3 ही बन पाई? यहाँ बन जाएगी क्या? एक एक यहाँ बना लेते हैं। 4 जीभ बन गई। ये बीच में हल्की सी ऐसे लाइनिंग टाइप की होती है, एक्चुअल में लाइनिंग नहीं होती, वहां हल्का सा गड्ढे होते हैं, इंडेंट होते हैं। ठीक है, यदि मीठा आपको स्वाद लेना है, मीठा टेस्ट लेना है, तो मीठा टेस्ट लेने के लिए आपको इस पोर्शन पे आपको मीठे का टेस्ट मिलेगा, जीभ के निचले वाले सरफेस पे, इधर पे, इस हिस्से पे आपको कौन सा टेस्ट मिलने वाला है? मीठा। यहाँ पे लिख देता हूं मीठा। ठीक है, यदि आपको नमकीन टेस्ट लेना है तो टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं नमकीन के? ये जो किनारे किनारे का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? नमकीन। मैं यहाँ पे इसको लाइन बना देता हूं, ये क्या हो जाएगा? नमकीन। ठीक है, यदि कड़वा कड़वा टेस्ट आपको चाहिए तो कड़वा टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। कड़वा जैसे मिर्च हो गया, तीखा हो गया, ये सब कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, जीभ के पिछले वाले पोर्शन पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खट्टा। तो खट्टा जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे मिलता है, किनारे वाले भाग में, यहाँ पे। ये कहा हो गया कड़वा।
और ये हो गया खट्टा। मुख्य रूप से 4 ही बेसिक टेस्ट होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिए। जो मीठा टेस्ट होता है आगे वाले पोर्शन पे होता है, यहाँ पे। जो नमकीन होता है बिल्कुल ही आगले वाले सरफेस पे होता है। कड़वा जो होता है पीछे की तरफ होता है। और जो खट्टा होता है इधर दोनों जीभ के साइड में पाया जाता है, ये टेस्ट बड। तो दोस्तों ये क्या करता है, टेस्ट को पता करता है कि यह सही है इंसान के लिए या खराब है। ठीक है, वो नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, इन सारे चीजों को यह बताने का काम करता है कौन, जीभ। तो यह एक प्रकार से सेंस ऑर्गन है, यानी ज्ञानेंद्रिय है, जो कि टच करके या खा करके हम उसका स्वाद ले सकते हैं। तो यह भी हमारा ज्ञानवर्धन का काम करता है, तो इस वजह से यह भी एक ज्ञानेंद्रिय हो जाती है। अब लास्ट ज्ञानेंद्रिय के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है स्किन। आपने किसके बारे में जान लिया, आंख के बारे में जान लिया, कान के बारे में जान लिया, और किसके बारे में, नाक के बारे में जान लिया, जीभ के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं किसके बारे में, स्किन के बारे में। स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, जो कि स्पर्श करके किसी भी चीज का पता लगा पाती है। जैसे कोई केतली गर्म है या ठंडा है, यह स्पर्श करके हम पता लगा लेते हैं। बाहर धूप है तो गर्मी मिल रही है। यदि मौसम ठंडा है तो हमें सर्दी का भी एहसास दिलाता है। दोस्तों जो त्वचा होता है वह टच करके भी और बिना टच करे भी हमें चीजों को अनुभूति करा देती है। जैसे बहुत ज्यादा आग लगी है, तो उस कंडीशन में आप टच करने तो जाएंगे नहीं। देख लिया आपने, आंखों ने देख लिया कि बहुत ज्यादा आग लगी है, कानों ने सुन लिया कि आग बुझाओ आग बुझाओ, ठीक है, और नाक ने सूंघ लिया कि ये तो बहुत ज्यादा धुआं यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद जो उसकी गर्मी है, उसकी गर्मी को महसूस करके हमारी त्वचा ने बता दिया कि यहाँ पे अंदर और भी ज्यादा गर्मी होने वाली है। जब इतनी दूर पे इतना गर्मी है तो आगे और जाएंगे तो आगे तो और गर्मी आपको मिलने वाली है। तो एक तो टच करके, दूसरा बिना टच करे भी हम इस चीज से यानी स्किन से पता कर लेंगे कि वो चीज कितना गर्म है, ठीक है। तो स्किन क्या करती है, एक प्रकार से ज्ञानेंद्रिय है जो टच करके या बिना टच करे, जैसे कोई चीज केतली है तो केतली क्या करेगी, बहुत ज्यादा गर्म होगी तो हम दूर से ही भाप लेंगे कि अरे इतनी दूर पे तो बहुत ज्यादा गर्म है, तो टच करने पे तो और भी ज्यादा गर्म होगा। तो बिना टच करे और टच करेंगे भी हम पता कर सकते हैं कि चीजें गर्म है, कितना गर्म है, कितने गर्म होने की संभावना है। तो यह एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। यह 2 भागों में मुख्य रूप से बंटी होती है। पहला होता है इपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। हम एक छोटा सा पार्ट काट के आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं ये स्किन है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं इपिडर्मिस, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्या, डर्मिस, ठीक है। जो इपिडर्मिस होता है इसी के अंदर मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि कलर को निर्धारित करने का काम करता है। कलर यानी गोरा है या काला है, भूरा है या फिर कैसा है, मतलब कलर का निर्धारण करती है। कोई ज्यादा काला होता है मेरी तरह, कुछ बहुत ज्यादा गोरे होते हैं अंग्रेजों की तरह, ठीक है। तो यह किस पे डिपेंड करता है, मेलानिन पे डिपेंड करता है। दोस्तों मैं काला हूं, इस पे मुझे गर्व है। अब क्यों, पूछिए पूछिए क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जो मेलानिन की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा है। यानी काले व्यक्तियों में मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और मेलानिन क्या करता है, इसका लाभ सुन लीजिए, लाभ सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मेलानिन जो होता है इसके अंदर ये खासियत होती है कि जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने अंदर आने ही नहीं देता है, तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां जो काले व्यक्ति होते हैं, स्किन कैंसर जो होता है, जो काले व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही कम होगा। लेकिन जो गोरे होते हैं उसका प्रभाव अल्ट्रावायलेट किरणों का उन पे ज्यादा होता है। यानी गोरों लोगों पे जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होगा।
इस वजह से जो स्किन कैंसर की बीमारी है वह गोरे लोगों पे बहुत ही अधिक होने वाला है फ्यूचर में। होता क्या है दोस्तों कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो गैस होती है वह रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, एसी वगैरह से निकलती है, तो उससे निकल करके जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही बड़ा विशाल लेयर है O3 यानी ओजोन गैस का। जब ये CFC कार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है जब ओजोन परत से टकराती है तो वह ओजोन परत से रिएक्शन करके परत को हटा देती है, जिसकी वजह से वहां पे एक होल टाइप का हो गया जिसे ओजोन डिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब ओजोन डिफ्लेक्ट कर देगा, अपनी जगह से हट जाएगा, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वह सीधे पृथ्वी पर आएंगी। दोस्तों ओजोन गैस का काम क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जब वो सीधे हमारे पृथ्वी पे आएंगी तो स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करती हैं, और वही मेलानिन जिसके अंदर ज्यादा हो जाएगा उस पे अल्ट्रावायलेट किरणों का असर नहीं होता है, जबकि जो गोरे लोग होते हैं उन पे मेलानिन न होने की वजह से अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों का जो असर होता है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो मुझे अपने काले होने पे गर्व है, लेकिन इस चीज का दुख है दोस्तों कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसे बंद करने की जरूरत है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि एपिडर्मिस क्या होता है, डर्मिस क्या होता है। डर्मिस में मेलानिन नहीं पाया जाता। यदि ऊपर ही कलर हमारा चेंज है, नीचे यदि हम और काटेंगे तो जैसा मेरा रंग होगा मांसपेशियों का वैसा ही गोरे व्यक्ति का भी रंग होगा मांसपेशियों का। तो इसमें डर्मिस में क्या नहीं पाया जाता? मेलानिन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यह स्पर्श करके हम इन सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेंसरी आर्गन में आपने जान लिया आंख के बारे में, कान के बारे में, नाक के बारे में, जीभ के बारे में और त्वचा के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग नए तरंग और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय